आइए सुनते हैं आज की वीडियो में जिन्नात पर मबनी एक पुरअसरार और नाकाबिल यकीन कहानी। जिन्नात तीन तरह की इकसाम पर मुश्तमिल होते हैं। एक वो जिनके पर होते हैं, जिनकी मदद से वो परिंदों की तरह उड़ते हैं। दूसरे सांप की शक्ल में बिलों वगैरह में रहते हैं। तीसरी किस्म आबाद होने और कूच करने वालों में से है। इनमें मोमिनीन जिन्नात नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, लेकिन जिस तरह फरिश्ते नूर से पैदा किए गए हैं, इसी तरह जिन्नात आग की पैदावार है। ये वो नारी मखलूक है जो मुख्तलिफ अशकाल इख्तियार कर सकती है। इंसान को अशरफुल मखलूकात का दर्जा दिया गया है। जिन्नात चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन नूरी इल्म और एक मोमिन के सामने उनकी कोई हैसियत नहीं होती। ये कहानी भी जिन्नात की एक किस्म के गिर्द घूमती दिखाई देती है। अब आप कहानी मुलाहिजा कीजिए। बहुत अरसा पहले की बात है जब मैंने पहली बार एक उस्ताद की हैसियत से शहर से 10 किलोमीटर दूर एक सरकारी स्कूल के वाइस प्रिंसिपल का मनसब संभाला था। स्कूल की इमारत रिहायशी मकानात से जरा अलग थलग बनी हुई थी। ये एक छोटा सा कस्बा था जिसकी आबादी तकरीबन 5000 लोगों पर मुश्तमिल थी। अक्सर बच्चे स्कूल आने की बजाय कस्बे की गलियों में आवारा फिरते दिखाई देते थे। उन बच्चों के अक्सर वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल जाने से मना करते थे। इससे उनकी कम इल्मी का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये सब बातें मुझे स्कूल के दीगर दोस्त साथी से बाहमी गुफ्तगू से मालूम हुई थी। मैंने उनकी फरसूदा सोच पर अफसोस किया, लेकिन मैं उन्हें बच्चों को स्कूल भेजने पर मजबूर नहीं कर सकता था, इसलिए खामोश हो गया। शहर दूर होने की वजह से मुझे रहने के लिए एक मकान की अशद जरूरत थी। स्कूल भी इतना बड़ा नहीं था कि जिसमें रहने के लिए कोई रिहाइश मुयस्सर होती। मैंने अभी तक शादी का झंझट नहीं पाला था, क्योंकि मैं जरा आजाद मंश किस्म का बंदा था, इसलिए जिम्मेदारियों से घबराता था। माँ बाप अपनी जिंदगी बिताकर अपने खालिक के हकीकी से जा मिले थे। दीगर बहन भाइयों की नेमत से महरूम था, इसीलिए अपनी मेहनत और लगन से एमएड करके और एक जानने वाले की सिफारिश से सरकारी स्कूल टीचर की मुलाजमत हासिल की और फिर मेहनत से तरक्की करते हुए अब इस कस्बे के स्कूल का वाइस प्रिंसिपल की हैसियत से चार्ज लेने मौजूद था। इस कस्बे में मुझे इसी शर्त पर भेजा गया था कि यहाँ मुझे वाइस प्रिंसिपल के ओहदे पर तरक्की देकर भेजा गया था, जिसे मैंने खुशी खुशी कबूल कर लिया था। मकान की तलाश के हवाले से मैंने उस मसले के हल के लिए अपने असातिज़ा दोस्तों से जिक्र किया तो वो कहने लगे, असद साहब, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आपको हम 2 कमरों का एक छोटा सा मकान ले देंगे और इसका किराया भी मुनासिब होगा, हर तरह से आरामदेह है। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि यहाँ में एक ऐसी बेवा रहती है जिसका शोहर सांप के काटने से हलाक हो गया था। उसने अपने मकान को, जो कि 4 कमरों पर मुश्तमिल था, उसमें एक दीवार खड़ी करके उसे 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया है और एक हिस्सा किराए पर उठाया था, जो कि अब खाली पड़ा है। लिहाजा हमारा मशवरा माने तो वो मकान आपके लिए इंतहाई मुनासिब रहेगा। मैंने ज्यादा पूछकछ मुनासिब न समझी और स्कूल की छुट्टी के बाद मैं एक उस्ताद के साथ उस बेवा औरत के मकान की जानिब चल दिया। कच्ची पक्की गलियों में चलते हुए हम थोड़ी ही देर में बेवा के मकान पर पहुंच गए। मकान एक ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ था और उसके 2 दरवाजे थे। हम में से एक ने आगे बढ़कर एक बड़े दरवाजे की कुंडी बजाई तो कुछ देर के बाद अंदर से एक बुढ़िया निकली, जिसने सर पर मैली सी चादर ओढ़ रखी थी और कपड़ों से उसकी मफलूकुल हाली का अंदाजा हो रहा था। सलाम दुआ के बाद हमने उससे अपने आने का मकसद बयान किया और फिर जरूरी शराइत तय करने के बाद मैंने उसे किराए के पैसे निकाल कर उसी वक्त दे दिए ताकि वो इस रकम से अपनी जरूरी हाजत वगैरह पूरी कर सके। और फिर स्कूल से अपना बैग, जिसमें मेरे जरूरी कागजात वगैरह और दीगर कपड़े और सामान था, लाकर बुढ़िया के मकान में रख दिया। कस्बे के लोगों ने मेरे साथ इतना ताउन जरूर किया कि मुझे जरूरत की हर चीज मुहैया कर दी, जिसमें 2 अदद चारपाइयां भी शामिल थी। मैंने इनका शुक्रिया अदा करते हुए उनसे चीजें ले ली। मैंने इनकार करना मुनासिब न समझा, क्योंकि मुझे तो खुद इनकी अशद जरूरत थी। रोजो शब इसी तरह गुजरने लगे। घर से स्कूल, स्कूल से घर आना जाना मामूल बन गया। गर्मी का मौसम गुजरा तो सर्दी अपने पर फैलाए नमूदार हुई। दिन भर चमकीली धूप हर सू फैली सर्दी की लपेट को कम करने की भरपूर कोशिश करती, मगर नाकाम रहती। सर्दी दिन ब दिन जोर पकड़ती जा रही थी। एक दिन मैं कस्बे की दीगर 6-7 अफराद के साथ अपने घर के कमरे में बैठा मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातचीत कर रहा था कि अचानक बातों ही बातों में जिन चुड़ैलों का जिक्र निकल आया। मैं दरअसल शुरू से ही निडर और बहादुर वाक़ई हुआ था। इसके साथ साथ जरा लाउबाली तबीयत भी कूट कूट कर भरी हुई थी। मैं सिरे से ही इन चुड़ैलों और जिन्नात आसे वगैरह को नहीं मानता था, मगर मुझे हैरत इस बात पर थी कि मेरे साथ पढ़ाने वाले मेरे दूसरे दोनों असातिज़ा भी इस बात पर जोर दे रहे थे कि उन्होंने जिन्नों और चुड़ैलों को न सिर्फ देखा है, बल्कि उनकी कारस्तानियों के भी चश्मदीद गवाह रहे हैं।
मेरे पूछने पर उन्होंने बातों बातों में बताया कि कस्बे के शुमाल जनूब की जानिब एक छोटा सा घना जंगल है। कस्बे के बूढ़े उस जंगल के मुतालिक बड़ी अजीबोगरीब बातें बताते आए हैं। उस जंगल में कभी कभार कस्बे के लोग भेड़ बकरियां चराने चले जाते थे। एक बार कस्बे का एक नौजवान राजू, जो कि अपनी बकरियों को हाँकता हुआ जंगल की तरफ ले जा रहा था, उसने देखा कि जंगल में एक जाने बहुत पुराने खंडरात थे, जिन्हें देखकर लगता था कि शायद सदियों पहले वहां कोई होता था, मगर अब नहीं। देखकर ही वहशत तारी हुई थी। वो बड़ा हैरान हुआ और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ जैसे ही उनके नजदीक पहुंचा तो उसके एक टूटे हुए कमरे से एक अजीबुल खलकत आदमी, जिसके बाल सरकंडों की तरह खड़े थे, जिसका रंग नारंगी था, उसने एक लंबा सा चोगा जेबतन किया हुआ था। उसकी उंगलियों के बड़े बड़े नाखून जो आगे से मुड़े हुए थे, एक ड्रोनी आवाज निकालता हुआ उसकी जानिब लपका। उस अफरियत के अचानक नमूदार होने पर जैसे ही उस नौजवान की निगाह पड़ी तो वो खौफजदा होकर अपनी भेड़ बकरियां वहीं पर छोड़कर सरपट कस्बे की जानिब भागा और सीधा घर आकर सांस लिया। फिर मुख्तसर तौर पर अपने घर वालों को उस अजीबोगरीब बला के मुतालिक बता दिया। बाद में 3 रोज तक बुखार में मुब्तला रहने के बाद उसका इंतकाल हो गया और फिर किसी की हिम्मत ना हुई कि दोबारा उस जंगल का रुख करता। लेकिन काफी मुद्दत गुजरने के बाद भी उस अफरियत ने कभी कस्बे के किसी शख्स को यहाँ आकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। कुछ अरसे तक कस्बे के नौजवान बारी बारी अपने घरों का पहरा देते रहे कि कहीं वो बला इन्हें कोई नुकसान न पहुंचाते, मगर 10 रोज तक मुसलसल जागते रहने और चौकीदारी करने के बावजूद उन्हें वो बला कस्बे में नहीं नजर आई। मैं खामोशी से उनकी बातें सुनता रहा और मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, जैसे मैं उन तालीम याफ्ता लोगों की जहालत पर दिल ही दिल में हंस रहा हूँ। लेकिन शायद कोई भी मेरी इस मुस्कुराहट के पीछे छुपे मेरे ख्यालात को महसूस नहीं कर सका। जब वो शख्स ये किस्सा बताकर खामोश हुआ तो मैंने कहा, मैं इन बेसरोबा बातों को कतई नहीं मानता। अगर आप लोग चाहें तो मैं खंडरात में जाकर आप लोगों के वहम को झुठला सकता हूँ। मेरी इस बात पर सब एक दूसरे का मुंह तकने लगे और मुझे अपनी इस बात का यकीन दिलाने की कोशिश करने लगे, मगर मैं बराबर इनकार की सूरत में सर हिलाता रहा। आखिर ये तय पाया कि अगर मैं अकेला उन खंडरात में 2 रातें गुजार कर वापस जिंदा लौट आया तो कस्बे के लोग इनाम में मुझे गाय देंगे। लेकिन इस सारी कार्रवाई में अगर मेरा कोई जानी नुकसान हुआ तो इसकी तमाम जिम्मेदारी मेरी अपनी होगी और वो किसी तौर पर भी कसूरवार ना होंगे। फिर ये खबर जंगल में आग की तरह सारे कस्बे में फैल गई कि स्कूल के नए वाइस प्रिंसिपल साहब पुराने खंडरात में 2 रातें गुजारने जा रहे हैं। पहले तो कस्बे के बड़े बूढ़ों ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, मगर फिर मेरी जिद के आगे वो मजबूर हो गए और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया। बहुत से अफराद ऐसे थे जिनके चेहरों से अंदाजा होता था कि वो दिल ही दिल में मुझे उस अफरियत के हाथों खत्म करा बैठे हों और उन्हें मेरी जवान मौत पर दिली अफसोस हो रहा हो। फिर एक रोज जबकि शाम के साए गहरे हो रहे थे, मौसम में किसी कदर खुनकी थी, सर्दी आहिस्ता आहिस्ता अपने जोबन पर आ रही थी, कस्बे के लोगों ने मुझे कस्बे से दूर उस पुराने खंडरात की तरफ जाने वाले रास्ते पर छोड़ दिया और खुद मुझे खुदाफिज कहते हुए वापस चल दिए। मेरे हाथों में उस वक्त एक थैला जिसमें खाने पीने की कुछ चीजें और दूसरी जरूरी अशिया रखी थी। मैंने कस्बे के लोगों की बेसरोपा बातों की वजह से उन पुराने खंडरात में जाने की बात की थी, ताकि मैं वहां जाकर पता लगा सकूं कि आया हकीकत में वहां कोई गैर मर्ई मखलूक का बसेरा है या लोगों ने ख्वामख्वाह गलत अफवाहें फैलाकर कस्बे के लोगों को खौफजदा कर दिया है। इन्हीं बातों के डर की वजह से कस्बे के लोग अपने मवेशियों को जंगल की जानिब ले जाने से कतराते थे। मैं यही सोचता हुआ आहिस्ता आहिस्ता गुनगुनाता हुआ हाथ में थैला थामे जंगल की तरफ जाने वाले रास्ते पर बढ़ा जा रहा था। ठंडी ठंडी और दिल लुभाने वाली हवा चल रही थी। मौसम में खुनकी की वजह से मैंने अपने कंधे पर एक कंबल रखा हुआ था। हल्की हल्की सर्दी भली महसूस हो रही थी। चांद अपने पूरे जोबन पर था और दूर आसमान पर एक गोल थाल की मानी चमक रहा था। हर तरफ चांदनी का सहर फैला हुआ था, जिससे आसपास का इलाका रोशनी में नहाया हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए कुछ ही देर में मैं उस जंगल के करीब पहुंच गया। जंगल के दरख्त दूर से किसी दीवों की तरह नजर आ रहे थे। एक अच्छा रास्ता सांप की मानित बल खाता दूर जंगल के अंदर तक जाता नजर आ रहा था। मैं अपनी धुन में आगे बढ़ता जा रहा था और साथ साथ शुमाल की तरफ भी देखता जा रहा था, क्योंकि कस्बे के लोगों ने उसी जगह पर पुराने खंडरात की निशानदेही कर दी थी। इसीलिए मैं उसी जानिब देखता आगे बढ़ता जा रहा था। अभी मैंने एक फरलांग का फासला ही तय किया होगा कि दूर मुझे उन खंडरात के ह्योले दिखाई दिए। जंगल के अंधेरे में वो खंडरात बहुत पुरस्सरार और दिल दहला देने वाला मंजर पेश कर रहे थे, जिन्हें देखकर जिस्म पर हैबत तारी हो रही थी। लेकिन इसके बावजूद मैं बड़ी बेखौफी से आगे बढ़ता चला गया। अब मैंने कांधे से कंबल उतारकर अपने जिस्म के चारों तरफ लपेट लिया था, क्योंकि खुली फिजा में सर्दी सी महसूस हो रही थी।
चांद की चांदनी में रास्ता साफ दिखाई देने की वजह से मैंने अभी तक टॉर्च रोशन नहीं की थी, क्योंकि फिलहाल मुझे इसकी जरूरत महसूस नहीं हो रही थी। लेकिन मैंने पहले ही टॉर्च थैले में रख ली थी, क्योंकि उसकी जरूरत खंडरात में पड़ सकती थी। इसके अलावा मैंने थैले में दूसरे सामान के साथ कुछ मोमबत्तियां और एक माचिस का पैकेट भी रख लिया था। खंडरात की इमारत अब मेरी आंखों के सामने थी। उसके आसार से मालूम होता था कि किसी वक्त ये इमारत बहुत खूबसूरत और दीदा ज़ेब रही होगी, मगर अब इसकी खूबसूरती नहुसत में ढल चुकी थी, जिसे देखकर खौफ आता था। एक लम्हे के लिए तो मैंने सोचा कि वापस भाग जाऊं, मगर फिर मैंने उसे अपनी आना का मसला बनाते हुए खंडरात की जानिब पेशकदमी जारी रखी, क्योंकि इस तरह वापस लौट जाने से सारे कस्बे में मेरी बेइज्जती होती, जो कि मुझे कतई कबूल ना थी। इसलिए मैंने ये सोचते हुए कि अब चाहे जान ही क्यों ना चली जाए, मैं मुकर्ररा मुद्दत उन खंडरात में गुजार कर ही लौटूंगा। ये सोचते हुए मैंने थैले में हाथ डालकर टॉर्च निकाली और उसका रुख उन भयानक दिखाई देने वाले खंडरात की तरफ करके बटन दबा दिया। रोशनी का एक तेज धारा सामने पड़ा और उसमें हर शय वाज़ेह और साफ नजर आने लगी। मैंने हाथ घुमा घुमा कर खंडरात के चारों तरफ रोशनी फेंकना शुरू की तो देखा कि सामने के रुख एक लंबा बरामदा बना हुआ था, जिसकी छत कहीं कहीं से उधड़कर जमीन बोस हो चुकी थी और उनमें बने बड़े बड़े सुराख वाज़ेह दिखाई दे रहे थे। बरामदे के बाद एक बड़ा सा कमरा था और फिर उसके साथ ही 2 और कमरे बने हुए थे, जिनके दरवाजे गायब थे या शायद कोई उखाड़ कर ले गया था। मैंने जैसे ही एक कमरे में रोशनी फेंकी तो चमगादड़ों का हजूम शोर मचाता हुआ कमरे से निकला और बाहर तारीक फिजा में तहलील हो गया। यूं अचानक बहुत सी चमगादड़ों का कमरे से निकलकर बाहर की जानिब उड़ते हुए निकलना और रात की सहमा देने वाली गंभीर खामोशी में उनके परों की फड़फड़ाहट अजीब वहशत तारी कर रही थी। लातादाद स्याह और बड़ी बड़ी चमगादड़ों ने एक उधम मचा दिया था और आसमान पर जा बचा स्याह चमगादड़ों का सैलाब सा उमड़ आया था। मैंने अपने रहने के लिए कोई साफ सी जगह का इंतखाब करना चाहा, लेकिन कमरों में बेइंतहा गंदगी और बदबू फैली हुई थी। वहां तो एक पल खड़ा होना भी दुश्वार महसूस हो रहा था। ये देखकर मैंने घूम फिर कर दूसरे कमरों का जायजा लेना शुरू किया, जो इमारत बाहर से छोटी सी मालूम हो रही थी, मगर अंदर से उसमें बरामदों और कमरों का जाल सा फैला हुआ था। चारों तरफ झींगरों का शोर सुनाई दे रहा था और कभी कभी जंगल से गीदड़ों और उल्लुओं की आवाजें सुनाई देती तो खौफ से दिल लरस जाता था। अभी मैं कमरों और गुलाम गर्दिशों में घूम रहा था कि अचानक इमारत के एक कमरे से मेरे कानों में एक तेज नुस्वानी चीख की आवाज सुनाई दी। आवाज से मालूम हो रहा था कि जैसे कोई तेज छुरी से किसी औरत को ज़िबा कर रहा हो। खौफ से मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। मैंने तेजी से उस कमरे की तरफ रोशनी फेंकी और तेज रोशनी में मुझे जो कुछ नजर आया वो मेरी रगों में खून मुंजमद कर देने के लिए काफी था, क्योंकि सामने एक औरत की लाश पड़ी थी और उसके सीने में एक खंजर दस्ते तक धंसा हुआ था। उसके जिस्म से ताज़ा ताज़ा खून निकलकर बड़ी तेजी से जमीन पर फैलता चला जा रहा था। उस औरत के चेहरे पर इंतहाई तकलीफ के आसार थे। मैं कमरे के बगैर पलड़ों के दरवाजे में खड़ा सोच रहा था कि क्या ये भी कोई शैतानी करिश्मा है या वाकई कोई मुसीबत ज़दा औरत है, मगर सवाल ये पैदा होता था कि उसे कत्ल किसने किया। अभी मैं इसी शशुपंज में खड़ा यही सोच रहा था कि मेरे देखते ही देखते उस औरत की लाश गलने लगी और थोड़ी ही देर में जहां उसकी लाश पड़ी थी, घुलने के बाद वहां अब एक स्याही माइल धब्बा रह गया था। टॉर्च मुसलसल रोशन थी, उसकी रोशनी उस औरत पर ही टिकी हुई थी। औरत की लाश को यूं तहलील होता देखकर खौफ से मेरी सिट्टी गुम हो गई थी। मैंने दिल ही दिल में जो कुरानी आयात याद थीं उन्हें पढ़ने लगा और इसके साथ ही अपने हाथ की घड़ी पर नजर दौड़ाई तो रात के तकरीबन 11 बजे का वक्त हो चुका था। मुझे शिद्दत से भूख सताने लगी। मैंने अपने हाथ में पकड़े थैले को थामे इधर उधर नजरें दौड़ाई ताकि अपने बैठने के लिए कोई मुनासिब और साफ सी जगह का इंतखाब कर सकूं, लेकिन अंदर इस कदर गंदगी और ताफून फैला हुआ था कि मेरी हिम्मत न हुई कि वहां बैठकर कुछ खाने की कोशिश करता। इसलिए मैं चलता हुआ कमरे से निकलकर इमारत के बरामदे में आ गया और थैले में से एक चादर निकालकर बरामदे के फर्श पर बिछा दी और दोबारा थैले में हाथ डालकर अपने खाने के लिए चंद फल और सूजी का बना हुआ हलवा, जो मुझे कस्बे के एक घर से बनाकर भेजा गया था, निकालकर एक प्लेट में रखा और इत्मीनान से खाने लगा। एक बोतल जिसमें पीने का साफ पानी भरा हुआ था, उसमें से एक गिलास पानी पीकर बोतल दोबारा बंद की और उसे थैले में रखकर बरामदे की दीवार से कमर लगाकर बैठ गया। रात आहिस्ता आहिस्ता बीत रही थी। आसमान पर सितारे अपनी भरपूर चमक के साथ बड़े गौर से मेरी तरफ देख रहे थे और चांद अपने पूरे शबाब के साथ अपने सफर पर महव था। बरामदे की छत कहीं कहीं से टूटी होने की वजह से मुझे बाहर का मंजर साफ दिखाई दे रहा था, इसलिए मैंने टॉर्च बुझाकर वापस थैले में रख दी।
कुछ देर तक सुकून रहा और मैं सोचने लगा कि जिस तरह इस औरत वाला वाकया पेश आया है, इससे तो यही लगता है कि ये खंडरात वाकई आसेब सता है और लोगों की बताई हुई बातों से तो यही जाहिर हो रहा था। लेकिन मुझे इस बात का इत्मीनान था कि इस वाकये के बाद से अभी तक कुछ और अनहोनी नहीं हुई थी। इसीलिए मैं बेखौफी से बैठा यही सोचता रहा, लेकिन ये मेरी खामख्याली थी। अभी मैं इन्हीं सोचों में गर्क था, मुझे यूं महसूस हुआ कि जैसे कोई इंतहाई दबे कदमों से मेरे पीछे वाली दीवार की तरफ से मेरी जानिब बढ़ रहा है। मैंने जल्दी से थैले में से टॉर्च निकालकर उसकी रोशनी उस जानिब फेंकी जहां से मुझे उन पुरस्कार कदमों की आहटें सुनाई दी थी, लेकिन मुझे वहां रोशनी में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मैंने उसे अपना वहम समझते हुए टॉर्च बुझाकर दोबारा थैले के सामने ही रख दी। अभी मैंने टॉर्च बंद करके रखी ही थी कि अचानक मुझे यूं लगा जैसे मेरे सामने वाले कमरे में कोई बातें कर रहा हो। यूं लगता था जैसे कमरे में मौजूद लोग किसी मसले पर जोरों शोर से बहस कर रहे हों। मैंने कान लगाकर उनकी बातें सुनने की कोशिश की तो जो बातें मेरे कानों में पड़ी उसे सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो मेरा नाम लेकर कह रहे थे कि बरामदे में बैठे हुए शख्स को यहाँ कब्र खोदकर दफन कर देना चाहिए ताकि इस तरह का कोई और सरफिरा दोबारा यहाँ आकर हमें परेशान न करे। पता नहीं ये इंसान हमें क्यों परेशान करने के लिए चले आते हैं। इस बार इसे ऐसा सबक सिखाते हैं कि इसका इबरतनाक असर देखकर कोई दोबारा हमारे मस्कन की तरफ आने को सोच भी न सके। ये आवाज सुनते ही मुझे यूं लगा जैसे 2-3 अफराद फर्श पर स्लीपर घसीटते उसी जानिब बढ़े चले आ रहे हों जहां मैं बैठा था। मैं आंखें फाड़े उसी जानिब देख रहा था जहां से स्लीपरों के घसीटने की आवाजें सुनाई दे रही थी, जो लम्हा बलम्हा मेरे करीब आती जा रही थी। फिर अचानक 3 ह्योले जिन्होंने लंबे लंबे स्याह चोगे पहन रखे थे, उनके चेहरे घूंघट में छुपे हुए थे, मेरे सामने नमूदार हो गए। वो मुझसे कुछ फासले पर आकर रुक गए। उनके हाथों की उंगलियों के मुड़े हुए नाखून चांद की रोशनी में बहुत डरावना मंजर पेश कर रहे थे। मैंने दिल ही दिल में कुरानी आयात पढ़कर उनकी तरफ फूंक दी। लम्हा भर के लिए मेरी जानिब बढ़ते हुए वो रुके और फिर दोबारा मेरी तरफ बढ़ने लगे। ये देखकर मैंने अब ऊंची आवाज में आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी और इसके साथ ही जल्दी से साइड पर रखी टॉर्च उठाकर उनकी जानिब करके बटन दबा दिया। रोशनी का एक तेज धारा उन पर पड़ा। मैं ऊंची आवाज में आयतल कुर्सी का विर्द भी करता जा रहा था। रोशनी का धारा जैसे उन पर पड़ा तो उन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। उनकी हरकत से यूं लग रहा था जैसे किसी ने उन पर उबलता हुआ पानी या तेजाब फेंक दिया हो। उनकी ये हालत देखकर मेरा हौसला बढ़ा और मैं यकदम उठकर खड़ा हो गया। आयतल कुर्सी पढ़ते हुए उनकी जानिब मुसलसल रोशनी फेंकने लगा। मुझे उठता देखकर वो ह्योले पीछे की जानिब हटने लगे और आहिस्ता आहिस्ता दोबारा कमरे में दाखिल हो गए। उनके कमरे में जाते ही मैंने इत्मीनान का सांस लिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने मुझे इन अफरियतों से बाल बाल बचा लिया था। कुछ देर मैंने फिर सुनने की कोशिश की, लेकिन चारों तरफ खामोशी तारी थी। आता कि जिस कमरे में वे ह्योले दोबारा घुस गए थे वहां से भी अब कोई आहट या बात करने की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। फिर मैं हिम्मत करते हुए उस कमरे के टूटे हुए दरवाजे के सामने खड़े होकर जब रोशनी अंदर फेंकने लगा तो वहां भी कमरा खाली देखा। कोई जीरो वहां दिखाई नहीं दिया। ये देखकर मैंने टॉर्च बुझाकर दोबारा थैले में डाल दिया और दोबारा दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। अब रात के 2 बज रहे थे। मुझ पर नींद ने अपना गलबा डालना शुरू कर दिया था। सच कहते हैं कि नींद कांटों पर भी आ जाती है। मैं दीवार के साथ टेक लगाकर ऊँघने लगा। अभी मैंने नींद का एक झटका ही लिया होगा कि अचानक किसी ने आवाज देकर मुझे पुकारा। मैंने यकदम आंखें खोली और चौंक कर सर उठाया, लेकिन दूर दूर तक मुझे कोई दिखाई न दिया। मुझे बड़ी हैरत हुई कि किसने मेरा नाम लेकर पुकारा और अभी कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि हैरत से मेरा मुंह खुल गया। चंद फासले पर मेरे सामने कटा हुआ एक इंसानी सर रखा हुआ था, जिसकी आंखों से रोशनी के धारे निकल रहे थे और उसकी खुली हुई सुर्ख आंखों से जैसे खून उतरा हुआ था। खोपड़ी के नथनों के बाल बाहर तक निकले हुए थे। उसका गर्दन तक कटा हुआ सर, जिसमें से गाढ़ा खून निकलकर फर्श पर एक तालाब की सूरत में इकट्ठा हो रहा था। सर के बाल सरकंडों की मानित खड़े थे और उसकी आंखों से निकलने वाली रोशनी का धारा सीधा मेरे चेहरे पर ही पड़ रहा था। कटे हुए सर के जबड़ों से लंबे और मुड़े हुए दांत साफ दिखाई दे रहे थे। मैं खौफ और दहशत से उसकी जानिब देखने लगा। कुछ देर तक सर खामोशी से मुझ पर रोशनी फेंकता रहा। उसके बाद वो जमीन से एक पतंग की सूरत ऊपर की जानिब उठने लगा। मैं उस पर नजरें जमाए देखता रहा। सर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठता ऐन मेरे सर के ऊपर आन ठहरा और उसमें से टपकता हुआ बदबूदार खून एक पतली सी धार की सूरत मुझ पर गिरने लगा। उस निकलने वाले खून से अजीब सी सड़ांध फैलने लगी, जिसकी बदबू से मुझे मतली होने लगी।
कुछ देर तक खून मुझ पर गिरता रहा और उस दौरान मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मेरे तन बदन में किसी ने आग के अंगारे भर दिए हों। मेरा तमाम जिस्म दहकने लगा। मैंने जल्दी से टॉर्च उसकी जानिब करके जोर जोर से आयतल कुर्सी, सूरह फातिहा और चारों कुल की तलावत शुरू कर दी। मेरे मुंह से कुरानी आयात के अल्फाज सुनते ही वो सर चीखता हुआ यूं गायब हो गया जैसे उसका कोई वजूद ही ना हो। उसे गायब होता देखकर मैंने जल्दी से अपने ऊपर उड़ा हुआ कंबल उतार कर फेंका और फिर कमीज भी उतार कर फेंक दी। कंबल और कमीज खून से तरबतर हो गए थे। कपड़े उतार फेंकने के बावजूद मेरे तमाम जिस्म में आग लगी हुई थी। न जाने वो किस किस्म का खून था जिसने मुझ पर तेजाब का असर किया था। फिर आहिस्ता आहिस्ता आग की गर्मी कम होना शुरू हुई तो मैंने कंबल के बच जाने वाले खुश्क हिस्से से अपने बदन और सर से खून साफ करना शुरू किया, जो कि अब पापड़ियों की सूरत इख्तियार कर चुका था। खून साफ करने के बाद मैंने थैली में से एक साफ कमीज निकाल कर पहनी और कंबल को एक तरफ रख दिया क्योंकि वो खून से भरा हुआ था। फिर सारी रात मेरी आंखों से नींद गायब रही। मैं उस सरकटे के मुतालिक सोचता रहा। अब आहिस्ता आहिस्ता सुबह का उजाला नमूदार होने लगा। सुबह का उजाला फैलते ही मेरी हैरत की इंतहा न रही कि रात को जो कपड़े खून से तर हो गए थे वो बिल्कुल साफ थे और उन्हें देखकर यूं महसूस हो रहा था जैसे उन पर तो कोई दाग तक न लगा हो। मैं समझ गया कि रात भर मैं वो शैतानी करिश्मा साजियां देखता रहा था। मैंने बोतल में से पानी निकालकर मुंह धोया, कुली करके थैली में से खाने के लिए फल वगैरह और बिस्किट निकाले और उनसे पेट भरा। धूप फैलते ही इमारत में किसी कदर घुटन का एहसास बढ़ गया था। मैंने थैला एक जानिब रखा और इमारत से बाहर आ गया। दूर दूर तक जंगल फैला हुआ था और किसी इंसान का साया तक नजर नहीं आ रहा था। मैं टहलता हुआ जंगल के अंदर की जानिब चल दिया। जंगल में जा बचा झाड़ियां और दरख्तों की बहुतायत थी जिसमें जंगली जानवर इधर उधर भागते नजर आ रहे थे। कुछ न्योले जो अपनी नन्ही नन्ही आंखों से मेरी जानिब घूर रहे थे मुझे अपनी जानिब बढ़ते देखकर झाड़ियों में जा छुपे। रंग बिरंगे हशरात लर्ज जमीन पर रेंगते दिखाई दिए। मैंने मजीद आगे जाने का इरादा तर्क किया और वापस खंडरात की जानिब पलट गया क्योंकि मुझे जंगल में अपने काम की कोई चीज नजर नहीं आ रही थी। इसीलिए मैंने मजीद आगे जाना मुनासिब न समझा। वापस खंडरात में आकर मैंने चादर पर आलती पालती मारकर थैले में से एक किताब निकाली और उसकी वर्क गर्दानी करने लगा और फिर वक्त गुजरने का एहसास तक नहीं हुआ और शाम सर पर आ पहुंची। मैंने कुछ फल वगैरह और बिस्किटों से पेट की आग बुझाई, आराम से चादर पर पांव फैलाकर बैठ गया और इंतजार करने लगा कि देखें आज वो जिन्नात क्या शैतानी करिश्मे दिखाते हैं और कौन कौन से भेस बदल कर आते हैं। रात के साए अपने पर फैलाए आहिस्ता आहिस्ता इमारत पर छा रहे थे। इमारत अपनी तमाम तर नहुसत के साथ अंधेरे में गुम होती जा रही थी। जंगल से आने वाला जानवरों का शोर माहौल को नाखुशगवार बना रहा था। आज तो लकड़ पकड़ और गीतों की आवाजें भी साफ सुनाई दे रही थी। मैं दीवार से कमर टिकाए बैठा था कि मुझे अपने सर के ऊपर किसी उल्लू के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। मैंने यकदम चौंक कर सर उठाया तो मुझे चांद की रोशनी में बरामदे की छत में बने हुए सुराख से एक उल्लू का चेहरा दिखाई दिया जिसकी बड़ी बड़ी आंखों में वहशत नुमाया थी और उसकी नजरें मुझी पर जमी हुई थी। फिर देखते ही देखते उस उल्लू का चेहरा किसी चुड़ैल के चेहरे में तब्दील होना शुरू हो गया जिसके मुंह से निकले हुए 2 दांत थे, उनमें से खून टपक रहा था। मुंह खोले वो मेरी जानिब देख रही थी। मैं खौफजदा नजरों से उसको देख रहा था कि अचानक वो गायब हो गई और फिर ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी कमर में खंजर घोंप दिया हो। तकलीफ की शिद्दत से मेरे मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली और मैंने घबरा कर अपने पहलू पर हाथ रख लिया जिसमें से ताज़ा खून निकलने लगा। मैंने सर घुमाकर देखा तो मेरे बाईं जानिब वही चुड़ैल खड़ी कहकहा लगा रही थी। मेरे जिस्म का सारा खून जैसे जम रहा था। मेरे दर्द से बिलबिलाते हुए मुंह ही मुंह में आयतल कुर्सी और जो मुझे सूरतें आती थी पढ़ना शुरू कर दी और उस चुड़ैल की जानिब फूंक मार दी। जैसे ही उस पर फूंक पड़ी वो चीखती चिल्लाती हुई बाहर की जानिब दौड़ पड़ी। उसे वापस जाता देखकर मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। थैले में से कपड़ा निकालकर उसे फाड़ा और अपने पहलू पर बांध लिया। चुड़ैल ने अपना लंबा नाखून मेरे पहलू में घुसेड़ दिया था जिससे मेरे जिस्म का खून काफी हद तक बह निकला था। मुसलसल खून बहने की वजह से मुझे नकाहत महसूस होने लगी। मैंने थैले से फल निकाल कर खाए, दीवार से कमर लगाकर बैठ गया। कुछ देर तक बैठे रहने के बाद मैंने देखा कि कमरे में यकदम शोर सा उठने लगा। यूं महसूस होने लगा था जैसे कमरे में हजारों चुड़ैलें मिलकर चीख रही हों। कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। पहले तो मैंने अपना वहम समझकर झुठलाने की कोशिश की लेकिन शोर था कि बढ़ता ही जा रहा था। कुछ देर तक शोर की आवाजें सुनाई देती रहीं, फिर एकदम खामोशी छा गई और इस कदर खामोशी थी कि मुझे अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई देने लगी। मैं खौफजदा नजरों से अपने चारों जानिब देखने लगा। मैं इस बात का कायल हो गया था कि जिन्नों चुड़ैलों का वजूद है और ये बरहक है। ये सोचकर मैंने दिल ही दिल में यह पक्का फैसला कर लिया था कि सुबह होते ही वापस कस्बे की तरफ भाग जाऊंगा क्योंकि मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है।
मैं अपनी जिद और अना की खातिर अपनी जान से हाथ नहीं धोना चाहता था। अभी मैं यही सोच रहा था कि मुझे यूं महसूस हुआ जैसे जमीन हिल रही हो। पहले तो मैं समझा कि शायद ज़लज़ला आ गया है, मगर इमारत अपनी जगह साकिन थी, लेकिन जमीन बराबर हिल रही थी। फिर वक्फे वक्फे से जमीन में धमाका महसूस होने लगा। यूं लग रहा था जैसे जमीन को कोई ऊपर की जानिब धकेल रहा हो। मैं खौफ से धूप निकलते हुए जमीन पर नजरें जमाए देखता रहा। देर तक जमीन हिलती रही। फिर ये देखकर खौफ से मेरे मुंह से चीख निकल गई कि मेरे सामने वाली जमीन से एक बदसूरत और क्रिया शक्ल का इंसान, जिसने लंबा स्याह चोगा पहना हुआ था, उसके नथनों के बाल उसके नाक से बाहर लटके हुए थे, पीले पीले मुड़े हुए दांत बाहर की जानिब निकले हुए थे, जमीन से आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया। उसे देखते ही मैंने यकदम खड़े होकर एक छलांग लगाई और बाहर की जानिब भागा, लेकिन उस बदसूरत शख्स ने मुझे भागने का मौका ही नहीं दिया और वहीं खड़े खड़े अपना हाथ लंबा करके मेरी कमीज उसने पीछे से पकड़ ली। कमीज हाथ में आते ही उसने जैसे ही मुझे अपनी जानिब खींचा तो कमीज का एक टुकड़ा फटकर उसके हाथ में रह गया और मैं अचानक एक जोरदार झटके से बाहर की जानिब जा गिरा। गिरते ही उठकर दोबारा भागने की कोशिश की, मगर एक ठोकर लगते ही फिर गिर गया। वो खौफनाक अफरियत ड्रोनी आवाजें निकालते मेरी जानिब भागती चली आ रही थी। उसे यूं अपनी जानिब आते देखकर मैं दोबारा उठा और फिर कस्बे की जानिब रुक करके सरपट भागा। जैसे ही मैं एक मोड़ मुड़ा तो मेरा सर एक दरख्त से टकराया और मैं एक झटके से जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। न जाने मैं कब तक यूं ही रात भर बेहोशी की हालत में पड़ा रहा। जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को कस्बे में अपने मकान के कमरे में पड़ा हुआ पाया और मेरे चारों जानिब कस्बे के अफराद और मेरे कुछ असातिज़ा खड़े थे, जिनके चेहरों पर परेशानी के असरात नुमाया थे। मुझे अपने सर में टीसें उठती हुई महसूस हो रही थी और रात वाला मंजर एक फिल्म की सूरत मेरे दिमाग में चल रहा था। और इसके साथ ही मैंने अचानक जब अपने पहलू को हाथ लगाकर टटोला तो वहां कपड़ा बंधा हुआ था। फिर मेरे पूछने पर कि मैं यहाँ कैसे पहुंचा, मेरे असातिज़ा हज़रात ने बताया कि जब मुझे खंडरात की जानिब गए 1-2 रोज गुजर गए तो उन्होंने मेरी खैरियत मालूम करने की गर्ज से उन खंडरात का रुख किया तो मुझे खंडरात से दूर कस्बे की तरफ आने वाले रास्ते के दरमियान लगे हुए एक पुराने दरख्त के पास बेहोशी की हालत में पड़े पाया। फिर वो मुझे उठाकर यहाँ पर ले आए और आज 1 रोज के बाद मुझे होश आया है। फिर उनके पूछने पर मैंने उन्हें खंडरात में गुजरने वाले तमाम खौफनाक हालात के बारे में तफसील से बता दिया। मेरी बातें सुनकर वहां खड़े लोगों में सरासिनगी फैल गई। कस्बे के बूढ़े कहने लगे कि उन्होंने तो पहले ही खबरदार किया था और इस बात से रोका था कि मैं अपनी जिद छोड़ दूं और पुराने खंडरात का रुख ना करूं। लोगों ने बाद में मेरी मरहम पट्टी करवाई और फिर सेहतियाब होने के बाद मैंने अपना तबादला उस कस्बे से शहर के एक और स्कूल में करवा लिया। आज भी मुझे जब उन भयानक खंडरात के वाकयात याद आते हैं तो खौफ से मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मैं ये सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ कि आखिर वो कौन सी ताकत थी जिसके बलबूते पर मैं इस खंडरात में 2 रातें गुजार कर भी जिंदा सलामत रहा। बेशक वो कुरान करीम की बरकत थी जो कि मैं गाहे बगाहे पढ़ता रहा था, जिसकी वजह से मैं आज जिंदा सलामत हूँ और हकीकत पर मबनी मेरे साथ बीते इन वाकयात को आप तक पहुँचा रहा हूँ।